Okay, so once again, a very good morning to all. Today we are going to start a topic which is known as magnetic effects of current. Okay? अगर हम लोग इसी को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझना चाहें, कौन सा चैप्टर है ये? सो इट्स नेम इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. ओके, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो है ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग को दो एस्पेक्ट्स, मेजर एस्पेक्ट्स कवर करने होते हैं. पहला होता है हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, अ चार्ज विच इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ऐसे हमें क्या करना होता है, ऐसे अरेंजमेंट्स के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है. वो हम सीखते हैं यहाँ पे. ठीक है. सेकेंड, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दूसरा काम करते हैं. उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को लेते हैं और उसे मूव कराते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है. वी डील विद दैट पर्टिकुलर फोर्स. यहीं पे एक और काम होता है हमारा कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर होता है, उस वायर के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं. ठीक है. और फाइनली जो हमारा लास्ट, ये हमारे दो मेजर सेक्शंस हो गए. अब अगर हम फील्ड में किसी वायर को रख रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो लूप को रखेंगे तो क्या होगा? लूप पे भी तो फोर्स लगेगा ना. लूप पे टॉर्क भी लग सकता है ना. तो हम लोग वहां पे लूप पे जो हमारा टॉर्क लगेगा, जो हमारे नेट फोर्स होगी, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैसे उसकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. गैल्वेनोमीटर का बेसिक आइडिया मैंने दिया था, उसके फॉर्मूले को मैं आज बताने की कोशिश करूंगा. तो इतना टॉपिक है जो कि आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं. ठीक है. और इसमें जितने भी मेजर फॉर्मूले होंगे, आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोज फॉर्मूलाज वन बाय वन. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आज के टॉपिक्स जो हैं वो, एंड देन स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन से, इसलिए मैंने बायर्ड-सैवर्ट्स लॉ लिया है. मैं फोर्स से भी स्टार्ट कर सकता था. मैं अभी पहले क्या आपको सिखा रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ध्यान से देखते हैं बच्चों. स्टार्ट कर रहे हैं पहले पॉइंट से. अगर हम बायर्ड-सैवर्ट्स लॉ की बात करें तो इट इज वैलिड फॉर अ करंट एलिमेंट, है ना. मान लो कि एक वायर है हमारे पास, इस वायर से कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है. यहां मैंने अभी एक वर्ड यूज किया बेटा, करंट एलिमेंट. ये एलिमेंट वर्ड जो है ध्यान में रखना बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे आपको कुछ फायदा देकर चला जाएगा ये. मैं यहाँ पे अगर एक छोटा एलिमेंट डीएल कंसीडर करता हूँ, तो इस डीएल के साथ करंट का डायरेक्शन एसोसिएटेड है. मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिखूंगा जिसे लिखूंगा मैं आई डी एल, और इसको क्या नाम देंगे हम लोग बच्चों? इट इज नोन एज करंट एलिमेंट. तो पहला पॉइंट तो आप सभी को क्लियर है ना, करंट एलिमेंट क्या है? इट इज आइडियल. अब अकॉर्डिंग टू बायर्ड-सैवर्ट्स लॉ हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा इस करंट एलिमेंट के कारण अगर किसी आर डिस्टेंस पर मैं कोई पी पॉइंट कंसीडर करता हूँ और इसके ऊपर फील्ड लिखने की कोशिश करता हूँ, तो फील्ड की जो वैल्यू आएगी ये आएगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई. आगे हम लोग लिखेंगे आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब. क्या ऐसा लिखने में किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? कोई कंफ्यूजन है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब. आप इसको जब ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? अगर हम इस dl और इस r के बीच में एक एंगल कंसीडर करते हैं और उस एंगल को यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, तो क्या मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे, जल्दी से ध्यान से देखना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? तो ये हमारे फॉर्मूले हैं. एक्चुअल फॉर्मूला बायर्ड-सैवर्ट लॉ का यही है जो अभी आपके सामने है. हमने क्या किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा है ड्यू टू अ करंट एलिमेंट. हमारे पास जो करंट एलिमेंट है उसके कारण. क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते हैं. अगर मैं इसी dB की बात करूं, यहाँ पे ये जो dB अभी हमने पढ़ा है, इसी को थोड़ा सा हम आगे चलकर डिस्कस करना चाहें, तो
इसी के कुछ मॉडिफिकेशंस भी आपके सामने आने वाले हैं। हम आगे चल के ये पढ़ते हैं ना कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल है, किससे मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर वो v वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके कारण भी क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसके फॉर्मूले को हम अलग से नहीं सीखते, क्योंकि वो भी बायर्ड-सैवर्ट्स लॉ से ही क्या है, एक तरीके से इंस्पायर्ड है, वहीं से ड्रिवन है। आप यहाँ पे I को dq बाई dt लिख सकते थे क्या? I को dq बाई dt लिख सकते थे। dq को अगर मैंने बाहर कर दिया तो dl बाई dt क्या v बन जाएगा? तो ये क्या q v क्रॉस b है हमारे पास, हाँ या ना? तो मैं यहीं पे एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं db, यहां मैं किसके कारण लिखूंगा? ड्यू टू स्मॉल चार्ज मूविंग विथ a constant velocity v। तो हम मान रहे हैं कि हमारे पास क्या है इस बार? अ स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज को आप लिख सकते हो यहाँ पे dq। तो मैं यहाँ पे dq की बात कर रहा हूँ। मैं फॉर्मूले में चेंज करूंगा बेटा, और क्या लिखूंगा यहाँ? म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई dq इंटू v क्रॉस r डिवाइडेड बाई आर क्यू। किसी को सेकेंड वाला ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। और आपको बता दूं मैं, ये जो फॉर्मूले हैं ना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए कि बायर्ड-सैवर्ट्स लॉ इनमें से कौन सा करेक्ट दिखा रहा है, कौन सा करेक्टली शो कर रहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। अब जो खास बात है इस बायर्ड-सैवर्ट लॉ की, उसको और समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस dB की बात कर रहा हूँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से निकल कर आया है। इसका मतलब ये जो B यहाँ पे निकल कर आएगा, ये हमारे इस R वेक्टर से और हमारे इस करंट एलिमेंट से, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर रहने वाला है। मींस इस प्लेन के क्या होगा? वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स हमारे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसके डायरेक्शन को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप इस dl क्रॉस r को देख सकते हो। आप dl के डायरेक्शन में क्या करोगे? आप अपने पाम को इस तरीके से रखोगे, है ना, और उसको r की डायरेक्शन में रोल करोगे। आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपको क्या प्रोवाइड कर देगा? वो आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को प्रोवाइड कर देगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? यहाँ पे अगर कोई मुझसे बोलता है कि हमारा dB 0 है, क्या है बेटा? हमारा dB 0 है, या मैग्नेटिक फील्ड 0 है हमें दिया हुआ, तो हम यहाँ कह सकते हैं या तो ये आइडियल 0 होगा, या तो R 0 होगा, और हमारा जो आइडियल होगा और जो हमारा R होगा, ये या तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे या क्या होंगे? एक दूसरे से एंटी पैरेलल होंगे। मींस थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होगी, और आप क्या कह सकते हो? थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री होगी। क्या ये कंडीशंस भी हम ध्यान में रख सकते हैं? तो तीन कंडीशंस हैं हमारे पास, या तो आइडियल 0, या क्या है हमारा? ये हमारा R 0 हो जाएगा। एक चीज और भी हो सकती थी, मैंने, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे Q वाले की बात करता ना, तो मैं बोलता या तो Q 0, या वेलोसिटी 0, या V और जो हमारा R दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे या क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। क्या इतनी बात आप सभी को समझ आ गई बच्चों? तो ये था हमारा सबसे बेसिक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बायर्ड-सैवर्ट्स लॉ। क्या ये आपको रिकॉल हो गया? याद हो गया आपको? वापस से याद आ गया? बहुत बढ़िया। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको निकालना सिखाता हूँ बेटा, B ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ करंट कैरिंग वायर आप बोल सकते हो। आगे चल के हम लूप पढ़ेंगे, तो हम वायर, लूप, इन सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं जरूरी है, हमें इसके डायरेक्शन के बारे में भी बात करनी होगी। थोड़ा एक पीछे वाले पॉइंट में भी एक चीज ऐड कर दूं मैं, ये मैंने एक छोटे एलिमेंट के कारण निकाला है। अगर मुझे मान लो यहाँ पे बी नेट निकालना होता तो हम क्या करते? तो हम इसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते और उससे हमारा आंसर निकल कर चला आता। ये बात हमें याद होनी चाहिए। और यहाँ पे
आप इंटीग्रेट कर पा रहे हो। ऐसे हर केस में वेक्टर में एडिशन हो नहीं पाता। यहाँ पे कैसे आप आराम से इंटीग्रेट करके ऐड कर ले रहे हो इसे, क्योंकि जब कभी भी यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो डीएल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना। तो अगर सबके सबका डायरेक्शन एक जैसा है तो क्या हम इंटीग्रेट करके नेट वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें वेक्टर सम करना पड़ता, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सबके कारण फील्ड हमारा एक ही डायरेक्शन में है, और एक डायरेक्शन में है तो हम उसे इंटीग्रेट करके आंसर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाता हूं बेटा। अगला था मेरा करंट कैरिंग वायर के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखा जाए, मान लो ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है और मैं क्या चाहता हूं, मैं इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहां कहीं पे एक पी पॉइंट मैंने कंसीडर किया है। इस जगह पे मैंने क्या किया है? एक पी पॉइंट कंसीडर किया है। मैं यहाँ पे फील्ड लिखना चाहता हूँ। हमारा वायर जो है वो कोई आई करंट फ्लो करा रहा है, इससे आई करंट हमारा पास हो रहा है। और अगर मैं इसके दोनों कॉर्नर्स से देखूं, अगर मैं इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से देखूं, तो जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये एंगल कितना है बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंगली अल्फा एंड बीटा है। ऊपर क्या है? एंगल अल्फा, नीचे क्या है? एंगल बीटा। याद कर लो बेटा, ये फॉर्मूला ग्रेविटेशन में काम आता है। हमने ऐसा ही फॉर्मूला, मिलता जुलता फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है ना। वहां पे ये रॉड होता है हमारा, या चार्ज कैरिंग वायर होता है, जिसके कारण हम फील्ड लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये करंट कैरिंग वायर है। ये जो डिस्टेंस मुझे दी गई है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर। नाउ व्हाट विल बी द आंसर? आई विल राइट बी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सर, ठीक है ना। मैं लिखूंगा यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई आर, और ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। हर जगह पे यही पढ़ा था ना, साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों को ऐड करोगे सीधे सीधे आंसर आएगा। आपने बुक्स में बहुत जगह पे कॉस अल्फा कॉस बीटा के टर्म्स में आंसर देखे होंगे, लेकिन वहां जो एंगल लिए जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? अभी देखो, मैंने ये जो डॉटेड लाइंस बनाई हैं, एंगल वहां से लिए हैं हम लोग। लेकिन आराम से कहाँ से एंगल्स लेंगे? इस पी पॉइंट से एंगल लेंगे। हमारे लिए रिलेटिवली क्या होगा? ईजियर रहेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या ये फर्स्ट फॉर्मूला आप सभी को क्लियर है बच्चों? यस और नो? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले के बाद यहीं पे आते हैं थोड़ा आगे, हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो देखो, डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, रूल मैं सिखा देता हूं और बाकी उसका जो रिजल्ट है वो नीचे एक्सप्रेस कर दूंगा। रूल बहुत सिंपल है। ये जो वायर है ना, इसके साथ क्या करो? अपने अंगूठे को अलाइन कर लो। अलाइन कर सकते हो? अब जो आपके थप्पड़ का डायरेक्शन है, आपके जो पाम का डायरेक्शन है, वो आपको क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो आप जहां लेना चाहते हो, यहां देखो, यहां मैंने अलाइन किया, पाम का डायरेक्शन किधर हुआ? अंदर। अगर मैं यही लेफ्ट साइड में लेना चाहता तो क्या होता? पाम का डायरेक्शन मेरी तरफ नहीं आपकी तरफ, है ना। होता क्या? तो हम लोग इनवर्ड और आउटवर्ड इस तरीके से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। इनवर्ड को हम लोग क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटवर्ड को हम लोग डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, मैं दो ही ले लेता हूँ यहाँ पे, दो से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ दो ले रहा हूँ, एक वायर ये ले लिया मैंने, सॉरी, एक वायर ये ले लिया मैंने, यहीं पे एक दूसरा वायर ले लिया, ठीक है ना। ये जो वायर है इसमें मान लो करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा था, यहाँ जो वायर है इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा है? नीचे की ओर कर रहा है। तो इस वायर के कारण राइट साइड में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा बेटा? आउटवर्ड होगा। लेकिन जैसे ही मैं सेकेंड केस में आता हूं, देखो यहाँ पे थंब नीचे हुआ तो राइट साइड में इनवर्ड मेरा पाम जा रहा है, क्या जा रहा है? तो यहाँ पे हमारा इस जगह पे इनवर्ड फील्ड दिखाई देगा, और यही चीज में अगर मैं राइट साइड के लिए देखूं तो क्या है? आपकी तरफ है, तो मैं यहाँ पे इसके आउटवर्ड फील्ड को दिखा दूंगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को? मैं यहाँ से आगे आता हूँ। इसके तीन बहुत प्यारे से एप्लीकेशंस हैं जो हमें जनरली ध्यान में रखने चाहिए। उनमें से पहला है, अगर मुझे इन्फानाइट वायर के बारे में बोलना है, मुझे किसके बारे में बात करनी है?
मुझे बात करनी है मान लो बेटा इनफाइनाइट वायर के बारे में। तो अगर मैं इनफाइनाइट वायर के बारे में बात करूंगा, आप सोचो ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, ये जो वायर है ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा था, क्या ये आपका 90 डिग्री तक बनेगा क्या? क्या नीचे में भी ये एंगल 90 डिग्री बनेगा क्या? तो मैं यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू को लिखूंगा, अल्फा हमारे पास 90 डिग्री होगा, बीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा, और मैं यहाँ पे आंसर क्या कोट करना पसंद करूंगा, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। 2 से क्या इस 4 को मैं रिप्लेस कर दूं, हटा दूं, दो बार में काट दूं, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे B एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई R। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं यहां से। फिर दूसरा जो वायर है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। हम सेकेंड बात किसकी कर रहे हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर की। अब देखो सेमी इनफाइनाइट दो तरीके का हो सकता है ना, ऊपर की ओर या नीचे की ओर हो सकता है। अगर हम इन दोनों तरह के वायर्स की बात कर लें यहीं पे, है ना, दोनों तरह के वायर्स की बात हम यहीं पे एक साथ कर ले रहे हैं, ओके। दोनों वायर्स की बात कर ली, यहां पे मैं इस किसी पॉइंट पे P पॉइंट पे फील्ड लिखना चाहता हूं, और यहां क्या चाहते हैं बेटा, इस किसी P पॉइंट पे हम फील्ड लिखना चाहते हैं। इन दोनों केसेस में एक चीज सिमिलर है। क्या सिमिलर है? एक साइड एंगल 0 है, दूसरे साइड एंगल कितना है, 90 डिग्री। सभी अग्री करते हो? इस केस में आपका अल्फा क्या है, देखो अल्फा बीटा लिखना आ गया ना, तो 90% तो क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। अल्फा 90 डिग्री, बीटा 0 डिग्री लिख सकते हो। इस केस में क्या है आपके पास, अल्फा 0 डिग्री और बीटा क्या है आपके पास, 90 डिग्री। तो आप ये समझो कि आंसर तो दोनों में सेम आएगा, बट लिखने का तरीका क्यों अलग अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स, एक जगह पे ऊपर जो बनने वाला एंगल था वो हमारा 90 डिग्री था, नीचे वाला एंगल 0 डिग्री हो गया। दूसरे में नीचे वाला एंगल 90 डिग्री और हमारा हॉरिजॉन्टल वाला ऊपर वाला एंगल क्या है, 0 डिग्री के बराबर है। दोनों जगह सॉल्व करेंगे तो आंसर जो मुझे बी पी का मिलने वाला है, द आंसर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। क्या मैं आराम से ऐसा लिख सकता हूँ? किसी को कोई दिक्कत है क्या ऐसा लिखने में? तो हम आसानी से ये फॉर्मूले यहाँ पे कोट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर अब होगा। मैं आगे बढ़ाऊँ यहाँ से, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। अभी हमने किसके कारण लिया यहाँ पे, हमने लिया है यहाँ पे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण। यहां से आते हैं बेटा अगले पॉइंट पे, अब चलते हैं। अब तो बढ़ जाऊं ना, चलो हम लोग यहां से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट में हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलर लूप की। किसकी बात करते हैं? सर्कुलर लूप की। ध्यान से देखते हैं बेटा, यहाँ भी मेरे पास दो पॉइंट्स निकल कर आने वाले हैं। पहला पॉइंट है हम इसके सेंटर पे फील्ड की बात करेंगे, और दूसरा पॉइंट होगा जब हम इसके एक्सियल पोजीशन पे फील्ड की बात करेंगे। दो पोजीशंस हमारे पास होंगी, कहाँ कहाँ होंगी? एक होगा इसके सेंटर पे और दूसरा होगा इसके एक्सियल पोजीशन पे, और किसी रैंडम पोजीशन पे हम फील्ड नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम यहाँ पे डील करना चाहें तो हम बहुत ही सिंपल वे में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। मान लो ये मेरे पास एक लूप है, ठीक है। दूसरी बार जो मैंने लिया है एक्सियल पोजीशन के लिए, वहां भी लूप कुछ ऐसा ही कंसीडर किया है हमने, ओके। मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? नहीं है। तो पहले केस में हमारे सेंटर पे लिखना है, दूसरे में कहाँ लिखना है? इस एक्सियल पोजीशन P पे लिखना है। इन दोनों जगह पे मुझे फील्ड लिखनी है। ये हमारे पास O कंसीडर कर लेते हैं। फॉर्मूला इन दोनों केसेस में भी बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इस फर्स्ट केस की बात करूं और यहाँ मान लूं कि मेरे पास कुछ I करंट फ्लो कर रहा था और इसका रेडियस जो मुझे दिया गया है इट इज इक्वल टू कैपिटल R, then the value of magnetic field in this case is
बी एट ओ इज इक्वल टू, कोई बताना चाहेगा क्या लिख सकते हैं? 0? नहीं बेटा, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर। कितना होगा ये? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल होगा। और अगर हम यहीं पे एक्स डिस्टेंस पर फील्ड लिखना चाहते हैं, इसी पॉइंट पी पे लिखना चाहते हैं, तो दिस टाइम अगर इससे करंट कुछ आई फ्लो कर रहा है हमारा और इसका रेडियस मुझे आर के बराबर गिवन है, देन द आंसर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। क्या ये दोनों बातें आपको बहुत आराम से समझ आ गई हैं? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करूं तो बताओ वायर के केस में क्या किया था? किसको अलाइन किया था? थंब को अलाइन किया था वायर के साथ, और आपके पाम का डायरेक्शन आपको क्या दे रहा था? फील्ड दे रहा था। यहाँ थोड़ा अलग है बेटा, यहाँ क्या होगा, आपको अपने फिंगर्स को रोल करना होगा। क्या करना होगा? फिंगर्स को रोल करना होगा। कहाँ रोल करोगे? जिस डायरेक्शन में आपको करंट दिया हुआ है, आप फिंगर्स को रोल करो। थंब आपको क्या प्रोवाइड कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे यहां पे अगर मैं 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लूं, पहला पॉइंट कंसीडर करूं, मान लो पहला कंसीडर कर रहा हूं मैं क्लॉकवाइज सेंस वाला, और दूसरा कंसीडर कर रहा हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस का। यहां क्या लिया है आपने? क्लॉकवाइज सेंस में, और यहां लिया है आपने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इन दोनों जगह पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? पाम को रोल किया, देखो क्लॉकवाइज रोल कर रहा हूं मैं, किधर हुआ? इनवर्ड। यहां पे देखो क्या हुआ, हमने पाम को रोल किया, फिंगर्स को रोल किया, किधर आया डायरेक्शन? आउटवर्ड। तो यहां मैं इनवर्ड दिखाऊंगा और यहां मैं क्या दिखा दूंगा? आउटवर्ड दिखा दूंगा। और मैं आपको बता दूं बहुत क्लियरली बेटा, इस टॉपिक के क्वेश्चंस में हम जनरली जो गड़बड़ करते हैं वो कहाँ करते हैं? डायरेक्शंस में। से प्लीज डायरेक्शंस का ध्यान रखना, डायरेक्शंस के कारण बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। यहां पे मैं इसको इनवर्ड शो कर रहा हूं। अब सवाल इससे आते नहीं है, लेकिन सवाल आते हैं थोड़ा सा इसको मोल्ड करने के बाद, सवाल थोड़ा सा चेंज करने के बाद आते हैं। सवाल में हमसे क्या पूछते हैं? सॉरी, सवाल में हमसे क्या पूछते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूं बच्चों। ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तो पता नहीं, मैंने स्लाइड ऐड किया था, इसको तो छोटा बड़ा होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, मैं यहीं पे एक और स्लाइड ऐड करता हूं। हमसे जो सवाल पूछते हैं ना, वो सवाल कभी भी लूप के बारे में थोड़ा कम पूछते हैं। वो पूछते हैं आर्क के बारे में। किसके बारे में पूछते हैं? आर्क के बारे में। और आर्क में ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता। आप ये बताओ, यूनिटरी मेथड हमने बचपन से सुना है ना? सुना है। अगर हम एक लूप की बात करें तो कितना एंगल फॉर्म करता है ये? 360 डिग्री। अगर मैं डिग्री में बोलूं तो, और अगर मैं इसे रेडियन में बोलूं तो कितना होगा? 2 पाई रेडियन। कह सकते हो ना? तो अगर मुझे यहाँ पे कोई बोले कि 60 डिग्री का मेरा आर्क है, कितने का आर्क है? 60 डिग्री का, तो क्या मैं यूनिटरी मेथड लगा के आंसर नहीं निकाल लूंगा? अगर पूरा लूप होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब 360 डिग्री होता तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड था। 60 डिग्री होगा तो क्या होगा? क्या उसका 1/6 हो जाएगा? और ये 1/6 कैसे निकाला है? 60 डिग्री जो कि उस आर्क का एंगल है डिवाइडेड बाय टोटल एंगल से। यही किया है ना आपने? तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है, कुछ नया नहीं करना। क्या करना है? यूनिटरी मेथड लगाना है और आंसर हमारे सामने क्लियर वे में आ जाने वाला है। तो मैं यहीं पे अगर आर्क की बात कर लेता हूं, यहां मैं बात करता हूं मान लो आर्क की। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आर्क। तो आर्क के कारण अगर हम यहां पे बात करते हैं तो मैं बोलता है यहां पे जो हमारा फील्ड होगा बी एट सेंटर, बी एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर। यही था ना पहला फॉर्मूला हमारा, मल्टीप्लाइड बाई थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। और थीटा है क्या बेटा? एंगल ऑफ आर्क। ये जो भी हमारा आर्क है उस आर्क का ये क्या है? एंगल है। जैसे अगर मैं मान लो कि ये आर्क कंसीडर करता हूं, ये एंगल हमारे पास क्या है? थीटा है। करंट इससे कितना फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। तो ऐसे केस में जो फील्ड होगा इसका फॉर्मूला आपको यहां पे सामने दिखाई दे रहा है। क्लियर है?
क्लियर है सभी को? सही सही बोलना, ऐसा नहीं कि मैं कोई डरा के आपसे पूछ रहा हूं। क्लियर है या नहीं है? अब अगर मैं यहाँ पे आपसे सेमी सर्कल की बात कर लूं, मैं यहाँ पे आपसे क्वार्टर सर्कल की बात कर लूं, तो सेमी सर्कल में और क्वार्टर सर्कल में क्या आंसर आना चाहिए? क्या सिर्फ थीटा बदलोगे आप, आंसर आएगा क्या? थीटा बदल के क्या आंसर आएगा? मैं यहाँ पे आपसे सेमी सर्कुलर आर्क की बात करता हूँ, सेमी सर्कुलर आर्क। आप थीटा बस बता दो मुझे, बाकी तो इजी है। थीटा क्या लिख दूं? पाई लिख दूं? अगर मैं यहीं पे बात करता आपसे क्वार्टर सर्कुलर आर्क, क्वार्टर सर्कुलर आर्क, मैं अगर इसकी बात करता, क्या यहाँ पे पाई बाई 4 लिख सकते, पाई बाई 2 आप लिख सकते थे? यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? पाई बाई 2। मीन्स इस केस में पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई 1/2 हो जाता आपका आंसर। तो मैं यहाँ पे लिखता b इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट बाई 2r। मैं जानते हो हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना पसंद करता हूँ। जानते हो इससे मुझे क्या फायदा होता है? मैं कभी गलत नहीं करता। रीजन ये है, हम सेमी सर्कुलर के लिए म्यू नॉट बाई 4r याद रखें, क्वार्टर के लिए म्यू नॉट बाई 8r याद रखें, कितना याद रखें? याद करने से ज्यादा बढ़िया क्या है? एक फॉर्मूला याद रखा और बाकी के लिए क्या किया? बाकी के लिए सिंपली यही दिमाग में सेट कर लिया कि ये सिंपल यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो रहा है। क्या अपना काम हो जाएगा इसी से? इस केस में आप आंसर क्या लिखोगे? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 4 से। हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। क्या समझने में कोई कहीं से भी कोई परेशानी है किसी को भी? अब इसके ऊपर अगर इन दोनों को मिक्स करके, अब यही चीज मैं अगर एक्सियल पोजीशन पे करता तो क्या वहां पे भी आप सेम काम कर सकते थे? मैं उस फॉर्मूले को रिपीट करूं या आगे बढ़ सकता हूं? मैं बढ़ जाऊं आगे। अब इसके ऊपर अगर एक दो क्वेश्चंस मुझे करने की नीड आ जाए, जैसे एक आध मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं आपको दिखा रहा हूं बेटा। मान लो जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। 2 क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ, ठीक है ना? 2 क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं। बस 1 मिनट का आपका पेशेंस चाहिए होगा यहाँ पे। आपका बस 1 मिनट का पेशेंस चाहिए मुझे। ध्यान से देखते हैं बेटा। पहले केस में वायर्स में इस तरीके से करंट आया, ठीक है, मूव करते हुए यूं बाहर निकल गया, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये भी। इसका रेडियस जो है मुझे r के इक्वल दे रखा था। दूसरा जो केस है मेरे पास, यहां पे यूं करंट आगे गया और यहां से ये जंप है बेटा। जंप समझते हो ना? वायर को जंप करा दिया मैंने और जंप करके यूं निकल के चला आया। करंट इन यहां से हुआ था, आउट यहां से हो गया। मुझे इन दोनों केसेस में इसके सेंटर पे फील्ड निकाल के बताना है। क्या हमारे लिए मुश्किल काम है? आप ये बताओ, क्या इस छोटे से पार्ट को मैं फिल कर सकता हूं? फिल कर दूं तो कोई दिक्कत है? इतने बड़े से वायर में इतना सा कट है, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला? तो मैं इसे एक सर्कुलर लूप मानता हूं और साथ ही साथ दूसरा क्या मान लेते हैं? इसको दूसरा मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट वायर है। मान सकते हैं आराम से। अगर हम पहले केस में लूप को देखें तो क्या वहां पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है? इनवर्ड फील्ड होगा उसके कारण। और ये जो वायर है, इस वायर के कारण, इसके वायर के अलोंग में अपना थंब अलाइन कर दूं तो क्या आपकी तरफ मेरा पाम जा रहा है? मतलब आउटवर्ड फील्ड होना है। तो एक यहाँ पे लूप है जिसके कारण कैसा फील्ड है? इनवर्ड। एक वायर है, इसके कारण कैसा फील्ड है? आउटवर्ड। दोनों को मिलाकर हम आंसर को कोट कर देते हैं। आंसर क्या होना चाहिए बेटा? मैं लिखूंगा यहाँ पे b एट पॉइंट p इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। इसके साथ क्लॉकवाइज लिखूं कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज था, इन्वर्ट कर देता हूं, प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। इनफाइनाइट वायर के कारण यही फॉर्मूला था ना? और ये क्या है बेटा हमारा? आउटवर्ड। क्या यही आंसर होगा आपका? से यस और नो। आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। क्लॉकवाइज को प्लस लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले लेंगे और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
अब ऐसा ही लूप दूसरा भी है, दिखता ऐसा ही है, बट क्या सही में ऐसा है? नहीं है। यहाँ पे अगर आप लूप सर्कुलर वाले को देखो तो उसके कारण फील्ड आउटवर्ड है, और वायर के कारण भी फील्ड कैसा है? आउटवर्ड ही है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अगर BP लिखना चाहता हूँ, हमारा आंसर होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। और इस बार सिंस ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं आउटवर्ड ले रहा हूँ, प्लस म्यू नॉट आई बाई 2πr भी क्या होगा? यहाँ पे आउटवर्ड ही होगा। ये बात दिमाग में सेट करनी होगी। क्या ये दोनों पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हो गए बच्चों? क्लियर हैं? मैं आगे बढ़ाऊं यहाँ से? ओके, ये दोनों अगर हमें क्लियर हो गया है तो मैं यहाँ से अब आपको एम्पियर सर्किटल लॉ की तरफ लेकर चलता हूँ। रीज़न ये है कि वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस अच्छे बनाए जाते हैं। आगे जो आप सोलेनॉइड पढ़ते हो, टोरॉइड पढ़ते हो, सोलेनॉइड, टोरॉइड, या आप जो अभी इन्फानाइट वायर ही की बात कर रहे थे, इन सब के लिए उनसे फील्ड निकालना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। ठीक है ना? तो हम यहाँ से एम्पियर सर्किटल लॉ को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये देखो ऐसे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में जाने से पहले यहाँ पे ये जो एक क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं इसके बारे में आपसे हल्का सा डिस्कशन कर लेता हूँ। हमें बेटा यहाँ पे बोला गया है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है हमारा, जो कि I करंट को लेकर जा रहा है, और ये I करंट जो यहाँ से आ रहा है हमारा ना, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है, एक I1 में और दूसरा किस में? I2 में। मुझे बताना है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक पूछा जाता है कि यहाँ पे नेट फील्ड हमारे सेंटर पे कितना होगा। दूसरा सवाल हमसे यहाँ पूछा जाता है कि ये जो इंडिविजुअल I1 और I2 के कारण जो दो आर्क्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों के कारण फील्ड जो होगा उसका रेशियो क्या होगा। और तीसरा सवाल हमसे यहाँ पे पूछते हैं कि मैं अगर सिर्फ I1 या सिर्फ I2 के बारे में बात करूं तो इनके कारण फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसा सवाल जब कभी भी आए, सिर्फ इसी केस में नहीं बेटा, अगर मान लो इसके जगह पर हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप का अरेंजमेंट दे दिया जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे हमें बोला जाए कि एक साइड से कुछ करंट I आ रहा है और यहाँ से वही करंट I क्या हो रहा है? बाहर निकल जा रहा है। यहाँ से I इन हुआ, यहाँ से I आउट हुआ। अगर इसके जगह पर एक मुझे स्क्वायर दे दिया जाए और वहाँ बोला जाए कि I एक कॉर्नर से इन हो रहा है और दूसरे कॉर्नर से क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। इन सभी केसेस में सेंटर पे जो फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर। अब क्यों 0 होता है ये मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये थोड़ा वैल्यू इजी दिया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें करना ऐसे आसान है। आप बताओ, यहाँ पे एक जो आपके आर्क की बात मैं करूं तो वो टोटल 3π/2 एंगल बना रहा है, और दूसरा आर्क क्या सिर्फ π/2 एंगल बना रहा है? एक 3π/2 270 डिग्री और एक सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या दोनों का रेशियो 1:3 का हुआ? मतलब यहाँ पे अगर इसकी लेंथ 3l के बराबर है तो ये जो छोटी वाली लेंथ है ये l के बराबर होगी क्या? और रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ तो इस बड़े वाले का रेजिस्टेंस 3r और इस छोटे वाले का रेजिस्टेंस r लिख सकता हूँ क्या? क्या करंट जो होगा वो R के रेशियो में, इनवर्स रेशियो में डिवाइड होने वाला है क्या? जहां ज्यादा रेजिस्टेंस वहां कम करंट, जहां कम रेजिस्टेंस वहां ज्यादा करंट। तो मैं यहाँ पे अगर I1 बाई I2 की बात करूं तो मैं I1 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के समय R नीचे ऊपर लिख दूं और नीचे क्या लिख दूं? 3R। तो क्या किसी को समझने में कोई परेशानी है? ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात की है बेटा। आप बताओ, I जो है वो R का इनवर्स रिलेशन में है, तो जहां मैंने I1 लिखा है वहां पे हमने क्या किया है? दूसरे वाले रेजिस्टेंस को कोट किया है, और जहां I2 लिखा है वहां क्या किया है हमने? पहले वाले रेजिस्टेंस को कोट किया है। क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो मुझे। क्लियर है ना यहाँ तक? अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं एक छोटे से आर्क में फर्स्ट वाले के कारण B1 फील्ड लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखता? इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R। ये I होगा या I1 लिखूं मैं यहाँ पे? जल्दी से बोलो बेटा। I1 लिख सकता हूं ना? देन मल्टीप्लाई किससे करूं मैं? थीटा के जगह पर अगर मैं यहाँ पे एंगल देखूं तो क्या 3π/2 है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बेटा 3π/2 और डिवाइड किससे कर देता हूं बेटा इसे? 2π से। कोई कंफ्यूजन है? फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा?
इनवर्ड या आउटवर्ड, आप बताओ मुझे। इनवर्ड, लिख दो इनवर्ड। इनवर्ड है ना, 1 के कारण कैसे है बेटा, पाम को आपने रोल किया, थंब किधर गया आपका, अंदर की ओर गया ना, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, इनवर्ड होना चाहिए क्या, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पे B2 की। B2 में क्या मैं इसे म्यू नॉट इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2R मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 इंटू 2 पाई आराम से लिख सकता हूँ क्या, से यस और नो, लिख सकते हैं। आप यहां से देखो बेटा, I2 की वैल्यू क्या 3I1 के बराबर है, I2 की वैल्यू क्या 3I1 के बराबर है। अगर मैं उसे सब्सटीट्यूट कर दूं तो क्या ये म्यू नॉट इंटू 3I1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R इंटू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा क्या। इसके डायरेक्शन को बताओ, छोटे वाले लूप के कारण जो डायरेक्शन है उसको बताओ। इस डायरेक्शन में करंट है ना हमारा, आप बताओ कौन सा होगा, क्या आउटवर्ड होगा। आप कैसे रोल करोगे पाम को, आप कैसे रोल करोगे फिंगर्स को, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है ना, आप रोल करोगे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन आएगा। आप दोनों को खुद कंपेयर करके देख लो, आप दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो। पाई बाई 2 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 ज्यादा था ना, देखो यहाँ पे ये 3 ज्यादा यहाँ भी दिखाई दे रहा है ना। बाकी क्वांटिटीज म्यू नॉट इंटू I1 बाई 2R म्यू नॉट इंटू I1 बाई 2R क्या यहाँ भी एग्जिस्ट करता है। मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज हमारा B1 और B2 ये दोनों के दोनों क्या हैं, B1 और B2 दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और अगर इक्वल हैं तो हमारा नेट फील्ड जीरो होगा क्या, तो हम लोग यहाँ पे जीरो आंसर कोट करेंगे। लेकिन सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, आपको ये सिखाया कि इस अरेंजमेंट के लिए इवन अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्वायर लूप ले लेता हूँ, इस अरेंजमेंट के लिए हर जगह पर सेंटर पे फील्ड क्या होना है, जीरो के बराबर ही होना है। हम इसे याद भी रख सकते हैं। क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ रहे हैं बेटा। मैंने अभी जैसा आपको बोला था, हम लोग बात करने जा रहे हैं अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ की। हम बात किसकी करने जा रहे हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ की। एम्पियर सर्किटल लॉ, जैसे हम लोग कूलम्स लॉ और गॉस लॉ पढ़ते हैं ना, कूलम्स लॉ हो गया वेक्टर फॉर्म में फील्ड निकालने का तरीका, और गॉस लॉ क्या होता है, रिलेटिवली इजियर, जहां पे आप डॉट प्रोडक्ट से आराम से आंसर पे पहुंच जाते हो। यहाँ भी ऐसा ही है, हमने बायर्ड सैवर्ट्स लॉ पढ़ा, वो थोड़ा वेक्टर फॉर्म में हमारे आंसर तक पहुंचने का तरीका है। एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लोग थोड़े रिलेटिवली सिंपलर वे में मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। इनका स्टेटमेंट था हमारा कि B डॉट DL जो होगा हमारा जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वो भी कहा, जब मैं बात कर रहा हूं, यहां देखो बेटा, यहां हम लूप की बात करेंगे, तो यहां मैं जो टर्म यूज करता हूं, ये टर्म क्या है, क्लोज्ड लूप। हमने गॉस लॉ में जो यूज किया था वो क्या था, क्लोज्ड सरफेस। यहां क्या यूज किया है हमने, क्लोज्ड लूप। ये जो क्लोज्ड लूप में हमारी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमेशा म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई I इनक्लोज्ड के बराबर होगी। ये इनक्लोज्ड में क्या आएगा बेटा हमारा, जो भी आप यहाँ पे इन सर्कल कर रहे हो, आप यहाँ पे चाहो तो इन लिख दो, इतना लंबा लिखने से अच्छा है आप सिर्फ I इन लिख दो। और ये इन का मतलब क्या है, हम सिर्फ उन वायर्स की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे हमारे द्वारा कंसीडर किए गए एम्पीरियन लूप में आते हैं। थोड़ा ये अभी नहीं भी अगर समझ में आया तो 1 मिनट मुझे दो, मैं एक डायग्राम से क्लियर करता हूँ। मान लो कि मुझे एक लूप कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, दिया जा सकता है ऐसा एक, मैंने क्या लिया बेटा, एक एम्पीरियन लूप ले लिया है। इसके अंदर से बहुत से वायर्स पास कर रहे हैं। वायर्स, मान लो ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है I1 करंट का, ये करंट कैरिंग वायर है I2 करंट का, यहाँ एक करंट कैरिंग वायर है मेरे पास I3 करंट का, यहाँ एक और भी वायर है जो कि है I4 करंट वाला। ये 4 वायर्स हमने यहाँ पे ले रखे हैं। तो यहाँ बच्चों हमारा जो एम्पीरियन लूप है, इस लूप में कितने वायर्स हैं, सिर्फ 3 वायर हैं। तो जब मैं यहाँ पे I इन की बात करूंगा तो मैं सिर्फ इस I1, I2 और I3 को कंसीडर करूंगा। तो यहाँ जो B होगा, B इज ड्यू टू ऑल द वायर्स, जितने भी वायर्स हैं उन सबके कारण V होगा। लेकिन I इन में कौन कौन से वायर्स होंगे, इन I इन ओनली I1, I2 and I3 will be considered।
सिर्फ इन्हीं तीनों को हम कंसीडर करेंगे। अब इसके डायरेक्शन में भी यहाँ पे परेशानी आती है, तो डायरेक्शन को भी समझो। अगर हम लोग यहाँ पे अपने लूप के डायरेक्शन को और करंट के डायरेक्शन को दोनों को पैरेलल देखते हैं, तो वैसे केस में हम उसके लिए पॉजिटिव साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। लूप का डायरेक्शन और वायर का डायरेक्शन दोनों का दोनों सेम हुआ तो क्या करोगे? पॉजिटिव कंसीडर करोगे। और अगर दोनों अपोजिट हुए तो क्या करोगे? नेगेटिव कंसीडर करोगे। यहां देखो, पहले लूप का डायरेक्शन क्या खुद इनवर्ड है? यहाँ पे अगर मैं इसको क्लॉकवाइज सेंस में अपने फिंगर्स को रोल करूं तो इनवर्ड आएगा। मतलब I1 क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव, और I2 क्या हो गया हमारा? नेगेटिव। तो जब मैं यहाँ पे आई इन लिखूंगा तो मैं यहाँ पे I1 को पॉजिटिव और I2 को क्या लिखूंगा? नेगेटिव। आगे आते हैं, इस वाले केस में क्या हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं? क्या हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं? तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं और यहाँ पे हमारा जो वायर है वो कैसा है? इनवर्ड है, तो इस जगह पे हमें साइन कन्वेंशन क्या लेना चाहिए? नेगेटिव। उल्टा हो गया ना, आपने बाहर देखा, वायर किधर है? अंदर की ओर है, दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? -I3। और इससे हम अपने आंसर्स तक पहुंचेंगे। क्या ये याद रहेगा हमें? कोई कंफ्यूजन है? आई इन कैसे निकालते हैं और फील्ड यहाँ पे किन वायर्स के कारण होता है? इन दोनों में नहीं है? हाँ बेटा बोलो। थर्ड का फिर से बताऊं दो। देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं इस वायर को, इस पूरे लूप को देखूं, इसमें आपने क्या किया? अपने फिंगर्स को रोल किया। क्या आपको आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा है? आपका डायरेक्शन आउटवर्ड है, बट वायर का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड है। और हमने क्या अभी डिसाइड किया कि हमारे लूप का डायरेक्शन और हमारे करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन अगर पैरेलल होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो क्या लोगे? पॉजिटिव। और अगर अपोजिट होगा तो क्या लोगे? नेगेटिव। यहाँ अपोजिट हो गया ना, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया है। क्लियर है क्या? आगे चलाऊं? ओके बेटा, मैं यहाँ से आपको आगे बढ़ाता हूँ। आगे जो है दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन दोनों फॉर्मूलों को मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है ना? तो ध्यान से देखते हैं उन दोनों फॉर्मूलों को। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा हमारा सोलेनॉइड से जुड़ा हुआ। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ? ऐसे ये आज तक मुझे दिखा नहीं है कभी, टॉरॉइड से जुड़ा हुआ। और थर्ड हमारा है बेटा जिसमें हम लोग सिलेंडर की बात करते हैं, है ना? हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल वायर की। तो इन तीनों केसेस में जो फील्ड्स होंगी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं, सोलेनॉइड से स्टार्ट करते हैं। सोलेनॉइड में क्या है बेटा? यहाँ टर्मिनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो टर्मिनोलॉजी को भी अच्छे से दिमाग में रखना। मान लो ये एक मुझे सोलेनॉइड दिया हुआ है, तो ऐसे तो हमें फाइनाइट साइज वाला पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं फाइनाइट का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि कभी एंड पे और सेंटर पे आपको इसे कंपेयर करने को बोलेंगे ना, वहाँ पे आपको फाइनाइट साइज वाला काम में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक क्या ले रहा हूँ? एक सोलेनॉइड ले रहा हूँ। इसकी लेंथ मुझे L दी गई है और यहाँ जो नंबर ऑफ लूप्स हैं हमारे, N जो है यहाँ पे, यह हमारे नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अपने आप क्या हो गया, अगर पर यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ लूप्स हैं और L टोटल लेंथ है, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लूप्स कहीं निकालना चाहूँ तो उसे मैं n इंटू L लिख सकता हूँ और ये मुझे टोटल नंबर ऑफ लूप्स के बारे में आइडिया दे सकता है। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ाता हूँ मैं, फिर यहाँ से आगे की बात को करते हैं। अगर मैं इसके सेंटर पे यहाँ कहीं पे फील्ड लिखना चाहता हूँ और दोनों साइड जो एंगल्स बन रहे हैं ये हमारे अल्फा और बीटा के बराबर हैं। किसके बराबर हैं? अल्फा और बीटा। जैसे ऊपर एंगल बनाया ऐसे ही नीचे में भी बना सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे केस में जो हमारा b निकल कर आएगा, दिस b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई आई डिवाइडेड बाई 2। और साथ में क्या आदत रही है हमारी, क्या लिखने की आदत रही है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ भी हम उस आदत को फॉलो कर लेंगे। अब अगर कोई मुझसे बोलता है कि मेरे पास कैसा है, एक इनफाइनाइट लेंथ वाला सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, मतलब क्या हो गया बच्चा? कोई बताना चाहेगा मुझे? इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? सच में इन्फिनिटी थोड़ी ना कुछ होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? मेरे लिए ये दीवार फाइनाइट साइज की है, बट यहीं पे एक चींटी आ जाए उसके लिए यही दीवार क्या हो जाएगी? फाइनाइट, इनफाइनाइट साइज की हो जाएगी क्या? तो हम यहाँ पे बहुत ही लंबा लेंथ, L की लेंथ बहुत ज़्यादा लेते हैं और इसका सोलेनॉइड का जो रेडियस है उसे क्या कर देते हैं? बहुत ही कम कर देते हैं।
तो ये इन्फानाइट सोलेनॉइड की तरह काम करने लगेगा। ऐसे केस में क्या अल्फा की वैल्यू 90 और बीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी? 1 + 1 क्या लिखोगे आप? 2 लिखोगे। 2 से 2 कैंसिल होगा, आपके पास क्या बी की वैल्यू μ0 × n × I के बराबर आ जाएगी। से यस और नो? आएगी। अगर मैं यहीं पे सेमी इन्फानाइट सोलेनॉइड लेता और एक सोलेनॉइड के किसी एंड पॉइंट पे आपसे पूछता फील्ड लिखने के लिए, तो भी क्या आप लिख पाते? तो यहाँ पे आप जो है इन्फानाइट सोलेनॉइड के कारण ये उसके सेंटर पे फील्ड को लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? सेंटर पे लिख रहे हो। अगर मैं यहीं पे बी एट एंड पॉइंट आपसे पूछ देता तो एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या होती? आप मुझे बताओ। यहां की बात कर रहे हो आप, एक साइड का एंगल 90 डिग्री और दूसरे साइड का एंगल 0 डिग्री हो गया क्या? अगर एक साइड 90 और दूसरे साइड 0 है, आप बताओ आंसर क्या आना चाहिए? क्या यहाँ पे मैं बी एंड को μ0 × n × I डिवाइडेड बाई 2 लिख दूं? से यस और नो? फॉर्मूला देखो, साइन अल्फा क्या हो गया? साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। साइन बीटा क्या हो गया? 0। 1 + 0 इज 1। μ0 × n × I डिवाइडेड बाई 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। याद रहेगा ये? अब यहीं पे एक टॉरॉइड की बात करते हैं। टॉरॉइड भी बहुत इंटरेस्टिंग हमारा शेप है और यहाँ पे भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। जैसे मैं अगर इस केस में आपसे डिस्कशन करूं, मान लो कि ये मेरे पास क्या है बेटा? एक टॉरॉइड है। सॉरी, ये मुझे क्या दिया हुआ है? एक टॉरॉइड दिया हुआ है। इस तरीके का एक टॉरॉइड दे दिया गया है। इस टॉरॉइड्स के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। पहला इंफॉर्मेशन होता है n इज नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। अगर मुझे दिया गया कहीं पे नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ और मुझसे पूछा गया कि इस टॉरॉइड के अंदर फील्ड निकाल के बताओ, तो पहली चीज तो ये ध्यान में रख लो, यहां पे कोई फील्ड नहीं होगा। रीजन क्या है? आपके जितने वायर अंदर जा रहे हैं उतने ही वायर क्या हो रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। तो नेट करंट है ही नहीं। नेट करंट है नहीं तो फील्ड होगा नहीं। यहां पे भी फील्ड क्या होगा? 0। यहां तो अगर अंदर आप एम्पीरियल लूप लेते हो तो कोई वायर पास भी कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। जो भी फील्ड होता है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में आपको देखने को मिलता है। और वो भी जो डायरेक्शन अभी मैंने बनाया है इसी डायरेक्शन में होता है। हमेशा अलोंग द टेंजेंट आपको दिखाई देगा। यहाँ भी अलोंग द टेंजेंट होगा, यहाँ भी अलोंग द टेंजेंट होगा, हर जगह पे अलोंग द टेंजेंट होगा। और वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं b को लिखना चाहूँ तो b का वैल्यू होगा यहाँ पे μ0 × n × I। यहाँ भी समझ रहे हो? दोनों जगह पे फॉर्मूला क्या है? सेम। यहाँ लेकिन थोड़ा अलग वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अलग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? n जो है यहाँ भी क्या है? नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। और यहाँ लेंथ कितना है बेटा? क्या मैं इसे 2πr कह सकता हूँ? तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल N लिखना चाहता तो n × 2πr को क्या लिख देता? कैपिटल N लिख सकता था क्या? तो स्मॉल n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? क्या ये μ0 × कैपिटल N × I डिवाइडेड बाई 2πr के बराबर हो गई? ये हमारे पास हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में कोई फर्क एज सच नहीं है, हमने बनाया है। कैसे बनाया है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई बच्चों? से यस और नो? आपको याद क्या रखना है? μ0 × n × I, दैट्स एनफ। उससे सारे सवाल हो जाने हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछते हैं सिलिंड्रिकल वायर के कारण। मान लो मुझे जो है ना एक सिलिंड्रिकल वायर दे रखा है और सिलिंड्रिकल वायर में खासियत क्या है? हमारा करंट जो है ना वो हर जगह से आपका आराम से फ्लो कर रहा है। मींस वायर के हर क्रॉस सेक्शन से हमारे पास यूनिफॉर्म वे में यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। ऐसा हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं। मुझे इसका जो रेडियस गिवन है इट इज इक्वल टू कैपिटल R। हमसे यहाँ पे दो जगह पे फील्ड पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट वे में। पहला पूछते हैं बेटा इसके अंदर किसी स्मॉल r डिस्टेंस पर, यहाँ पे कोई P पॉइंट ले लिया और हमसे पूछ लिया यहाँ फील्ड क्या होगा। तो निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर मैं इस जगह पर ही एक एम्पीरियन लूप ले लूं और एम्पियर का जो सर्किटल लॉ अभी आपने पढ़ा था उसका फॉर्मूला यूज करूं, तो क्या मैं यहाँ b इनसाइड मल्टीप्लाइड बाई 2πr लिख सकता था? से यस और नो? b डॉट dl को करंट कितना पास हो रहा है इससे? I करंट। लेकिन I करंट तो पूरे πr² से पास हो रहा है ना,
मुझे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से निकालना है ना, तो क्या मैं यूनिटरी मेथड यूज कर सकता हूं? पाई कैपिटल आर स्क्वायर से आई करेंट, सो 1 से आई डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से क्या निकल जाएगा हमारा आंसर? मैं यहां पे लिखूंगा आई इन इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इज द आंसर। आएगा क्या? मैं यहाँ लिखूंगा म्यू नॉट इंटू आई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, आर से आर को कैंसिल किया और हमारे पास जो आंसर आ गया बी इन का, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नीट में आया हुआ सवाल है बेटा ये, है ना? हमसे पूछा था ग्राफ के बारे में, ग्राफ के बारे में पूछा जाता तो बी और आर के बीच का ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था? स्ट्रेट लाइन अभी बनेगा। और जैसे ही मैं अब आउट की बात करता हूं, इसी जगह पर मैं अब किसकी बात करता हूं? मान लो मैं यहीं पे आउट की बात अगर करता हूं, ठीक है ना, तो यहीं पे मैं बी आउट की वैल्यू अगर लिखना चाहता तो बी आउट की वैल्यू क्या हो जाती? क्या बी आउट में मुझे सारे के सारे पूरे के पूरे वायर को कंसीडर करना होता? तो मैं लिखता बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। हमारे पास इस बार का आंसर होता म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू स्मॉल आर। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? सरफेस पे क्या मैं कैपिटल आर लिख सकता था? से यस और नो? तो हमारे पास जो बी आउट है ये आर के इनवर्स रिलेशन में है, मींस यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ मिलने वाला है। तो इनिशियली आप कैसा बनाओगे? स्ट्रेट लाइन, और बाद में कैसा बनाओगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपका आंसर होगा। क्या ये बात भी क्लियर हो रही है? आगे बढ़ूं मैं यहाँ से बच्चों फिर हम आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या हुआ? अब आते हैं बेटा फोर्स पर। यहाँ पे हमारा फील्ड खत्म होता है, हम अब यहाँ से मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पर, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे फील्ड, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के बारे में पहले बात करते हैं, आप नोट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास मान लो कि एक क्या है, एक चार्ज है, उस चार्ज को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सेंड कर रहे हैं। तो जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसे भेजेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, जिस फोर्स की वैल्यू को अभी मैं नेक्स्ट पेज में आपको लिखकर दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना? तो हम लोग अब उस फोर्स की बात करेंगे, और मैं अभी सिर्फ और सिर्फ उसको कहाँ भेज रहा हूँ? उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में भेज रहा हूँ, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसे अभी भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं बेटा। ऐसे केस में जो हमारा, मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल है, इसको मैंने किसी v वेलोसिटी से भेजा है यहाँ पे, और यहाँ कहीं पे जो एंगल बन रहा है हमारे फील्ड के साथ, ये मान लो फील्ड है हमारा b है, ये चार्ज हमारा q था। हमें बताना है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को हम ध्यान में रखेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा बेटा, अगर हम यहाँ पे एफ एम लिखना चाहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फोर्स ड्यू टू किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर हम फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा Q V क्रॉस B के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा? Q इंटू V क्रॉस B के बराबर। बहुत आराम से आप यहाँ से अब समझ सकते हो कि अगर किसी केस में किसी ने बोला FM 0 है, FM क्या है? 0 है, तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं? जल्दी जल्दी बोलना। पहला, या तो चार्ज ही ना हो, चार्ज है बट मूव ना कर रहा हो, है ना? पहले तो या तो चार्ज ही ना हो, दूसरा चार्ज हो तो मूव नहीं कर रहा हो, तीसरा चार्ज है मूव भी कर रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। क्या नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। और फोर्थ क्या हो सकता है बेटा? चार्ज भी है, मूव भी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट V और B आपस में क्या है? या तो पैरेलल है या एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। क्या ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं बच्चों?
तो ये 4 पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए कि अगर हम कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले गए हैं, फोर्स की बात अगर हो रही है, तो ये 4 सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे क्या बेटा, Fm की वैल्यू हमेशा इस V के परपेंडिकुलर होगी क्या? ऐसा कहोगे आप? Fm जो होगा वो V पे भी परपेंडिकुलर होगा, Fm जो होगा वो B पे भी परपेंडिकुलर होगा, ऐसा कह सकते हो? अगर ऐसा पॉइंट हम क्लियरली कह सकते हैं तो आप याद करो मोशन इन 2D जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने पढ़ा था अगर एक्सेलरेशन और हमारी वेलोसिटी, अगर हमारा फोर्स और हमारी वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हमारा पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो ऐसे केस में हमेशा ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये किस तरह के पाथ को फॉलो करना प्रेफर करेगा? क्या सर्कुलर पाथ पे जाना प्रेफर करेगा? ये बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे बेटा कुछ कंडीशंस आती हैं, उनको मैं यहीं पे एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है हमारे पास, ये अभी मैं डील भी कर चुका। मान लो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और इसे v वेलोसिटी से हम ले जा रहे थे। फील्ड भी क्या है बेटा? इसी डायरेक्शन में है। फील्ड भी क्या है? सेम डायरेक्शन में है। मुझसे कोई पूछ रहा है मैग्नेटिक फोर्स होगा कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे बेटा कि हमारा Fm जो है इस केस में क्या है? 0 है। v हमारा जो है ये कांस्टेंट रहने वाला है। क्या ऐसा कहने में कोई दिक्कत है? से यस और नो? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट यहीं पे है, अगर हमारा यही चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा था और फील्ड जो है यहाँ पे वो कैसी है? इनवर्ड है। फील्ड कैसी है? इनवर्ड है। हर जगह पे इनवर्ड फील्ड मुझे दिया गया है, तो इस बार क्या होगा? अगर मैं v क्रॉस b देखूं, ये है v, ये है b, क्या परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा हर जगह पर? तो इसी चार्ज पार्टिकल में इस पूरे फील्ड के अंदर किस तरीके का मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा? आप लोग बताओ मुझे। मैं इसे बाहर से इन नहीं करा रहा बेटा, ये हमारा मान लो चार्ज पार्टिकल है, इसको मैं इसके अंदर अब मूव कराना चाहता हूँ। किस तरीके का मोशन होगा इसका? थोड़ा जगह जो है ना मैं इसका बस बदल दे रहा हूँ क्योंकि सर्कल प्यार से बना सकूँ मैं, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा बस जगह बदल रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट नहीं चेंज किया, बस जगह बदल दिया है। मान लिया था कि ये चार्ज पार्टिकल है और ये किससे जा रहा है? v वेलोसिटी से जा रहा है। क्या इस तरीके के सर्कुलर पाथ पे चलेगा? से यस और नो। और अगर ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो क्या इसका रेडियस आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो? कैसे निकालोगे? अगर इस चार्ज का मास मुझे m दिया हुआ है तो मैं लिखूंगा कि हमारा QVB ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये किसके बराबर होना चाहिए? mv² डिवाइडेड बाई r के बराबर। मैंने v से v को हटा दिया, r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? क्या हम इसको mv/qb कह सकते हैं? से यस और नो? बहुत सारे आंसर्स इससे निकलते हैं बेटा। mv को क्या p लिख सकते हो? क्या p को आराम से 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट लिख सकते हो? से यस और नो? काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, तो क्या हम उस फॉर्मूले को यूज करके p को ऐसा लिख सकते हैं? आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बोलते हैं आपसे क्या अल्फा पार्टिकल को भेजा है और हमने एक प्रोटॉन को भेजा है, दोनों को इसी तरीके से v वेलोसिटी दी है, आपको बताना है दोनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा। हमने अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को सेम मोमेंटम देकर भेजा है, रेडियस का रेशियो क्या होगा। हमने दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी दी है, इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो अगर सेम वेलोसिटी तो पहला फॉर्मूला, अगर सेम मोमेंटम तो दूसरा फॉर्मूला, सेम काइनेटिक एनर्जी तो तीसरा फॉर्मूला। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? तो सवाल सब उसी पैटर्न से सॉल्व होने हैं, बस फॉर्मूले को हमने क्या किया, थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है, चेंज कर दिया है और उससे हम अपने आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ाऊं मैं यहाँ से। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। इसी पे नेक्स्ट में मान लो हमारे पास चार्ज पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से चल रहा था, एंगल हमारे पास थीटा था और ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। तो क्या ऐसे किसी भी केस में अगर ये q चार्ज है और ये m मास का है, तो आप बताओ मुझे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं क्या? से यस और नो? एक कंपोनेंट हमारा v cos थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा होगा। क्या ये जो केस हमने लिया है ये पहले और दूसरे केस का सम है? वहां पे वेलोसिटी एक बार आपने पैरेलल रखी थी, दूसरी बार कैसी रखी थी? परपेंडिकुलर। इस बार एक कंपोनेंट पैरेलल है और दूसरा कैसा है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाले के कारण क्या होगा? सर्कुलर पाथ में घूमेगा और पैरेलल वाले के कारण क्या होगा?
आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो क्या दोनों मिक्स होके स्प्रिंग जैसा मोशन होगा? होगा क्या? इस मोशन को आप बोलते हो क्या? इस पाथ को बोलते हो क्या? हेलिकल पाथ बोलते हो। तो हमारा पाथ इस बार क्या होना है बेटा? हेलिकल। पाथ इज हेलिकल। और अगर कोई मुझसे और चीजें पूछता है, जैसे मुझसे पूछता है यहाँ पे रेडियस क्या होने वाला है, तो रेडियस क्या बताओगे? R इज इक्वल टू mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? मैं यहाँ पे इस v साइन थीटा को बेटा mv परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ। सरप्राइज्ड नहीं होना है, हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था ना यहाँ पे mv बाई क्यू बी, हमने बस यही लिखा है बेटा। v के जगह पे बस क्या कर दिया है? v साइन थीटा कर दिया है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया। अब आगे की बात समझो। अगर आपसे कोई ओमेगा पूछता है बेटा, तो क्या वो v परपेंडिकुलर बाई r होता है क्या? से यस और नो। अब मैं इस v परपेंडिकुलर को यहाँ पे आराम से क्यू बी आर डिवाइडेड बाई m से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कर सकता हूँ क्या? आगे अगर मैं यहीं पे टाइम पीरियड निकालना चाहता, तो इसे हम 2 पाई बाई ओमेगा कहते हैं। क्या हम यहाँ पे टाइम पीरियड को 2 पाई बाई ओमेगा करके 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी आर से रिप्रेजेंट कर सकते थे क्या? कर सकते हो क्या? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। यहाँ एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। अब ये पिच क्या है? हमने हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी दी? v cos थीटा। इसने एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाया? 2 पाई m बाई क्यू बी। 2 पाई m बाई क्यू बी होना चाहिए था, r तो गायब होना चाहिए था। सॉरी बेटा, यहाँ से r हटा देना, इट वॉज माई मिस्टेक। r तो यहाँ पे पहले से है ना। बढ़िया है, देखो एक बार, इसी को बोलते हैं क्रॉस चेक करने का फायदा। हाँ बेटा, इट इज 2 पाई m बाई क्यू बी। हाँ, आगे की बात करते हैं। तो मैं बोला था बेटा, अगर हम पिच की बात करें तो पिच क्या होता है? कोई भी चार्ज पार्टिकल एक चक्कर जितनी देर में कंप्लीट करता है, उतने में वो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेता है, उसे आप क्या कहते हो? पिच के नाम से जानते हो। तो यहाँ पे पिच क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका v cos थीटा एंड द होल इज मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई m बाई क्यू बी। यू विल ऑटोमेटिकली गेट योर आंसर। क्या ये पॉइंट भी आपको क्लियरली समझ आ रहा है बच्चों? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? तो ये जो पार्ट था बेटा, ये हमें ध्यान में रखने का है, याद रखेंगे, काफी सारे सवाल इससे बहुत आराम से सॉल्व होंगे। दूसरा एक पॉइंट है बेटा, उसको भी मैं यहीं साइड में बता रहा हूं, यहीं ध्यान से देखना। ये पॉइंट से भी जुड़ा हुआ सवाल आपके सामने आ जाता है। मान लो ये मेरे पास क्या है? बाउंड्री है। ये क्या है मेरे पास? बाउंड्री है। मैं बोल रहा हूं इसके राइट साइड में फील्ड है। राइट साइड में क्या है? फील्ड है। हम क्या कर रहे हैं? इस बाउंड्री के लेफ्ट साइड से चार्ज पार्टिकल को भेज रहे हैं, किसी v वेलोसिटी से भेज रहे हैं, और इसकी वैल्यू m है मास की, और चार्ज कितना है? q है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को b मान लेते हैं। हमसे पूछा जाता है कि ये कितना टाइम स्पेंड करने वाला है इस फील्ड के अंदर। आप सोच के देखो बेटा, ये पाथ तो लेना चाहेगा सर्कुलर, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, क्या अब आगे फील्ड खत्म हो जाएगी? अब इसे कोई गोल घुमाने वाला है क्या? नहीं है। यहाँ इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, क्या इससे ये सीधे निकल जाएगा? तो हमसे किसी ने बोला कि ये अपने फील्ड में कितना टाइम स्पेंड करेगा, आप कितना बता पाओगे? पूरा चक्कर लगाने में कैपिटल T लग रहा था, तो आधा चक्कर लगाने में T/2 लगेगा क्या? उसको हम 2 पाई m बाई क्यू बी का आधा पाई m बाई क्यू बी कह सकते हैं क्या? तो याद रखने का तरीका है, टाइम स्पेंट निकालना है तो कैपिटल T इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई करेंगे, आंसर आएगा। यहाँ पे थीटा क्या है? पहले केस में पाई है, इसलिए हमारा आंसर कितना आ रहा है? 2 पाई आ रहा है। पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इज हाफ आ रहा है, सॉरी हाफ आ रहा है। अगर ये एंगल दूसरा होता तो आंसर हमारे पास अलग निकल के आता। मींस अगर मैं इसी चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे इंसिडेंट कराता, तो क्या ये यूं निकल जाता? अगर मैं कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराता, तो क्या ये यूं घूम के ऐसे निकलता? से यस और नो। इन दोनों केसेस में अगर हम एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, तो हम आसानी से टाइम स्पेंट कितना होना है वो निकाल सकते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर डालोगे, दोनों परपेंडिकुलर जाकर कहाँ मिलेंगी? सेंटर पे मिलेंगी क्या? यहाँ भी आप परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर जाकर कहाँ मिलेंगी बेटा? सेंटर पे मिलेंगी क्या? और सेंटर पे मिलेंगी तो क्या अब आपके लिए एंगल निकालना मुश्किल है? अगर ये अल्फा पे यहाँ पे इंसिडेंट हुई है,
इससे ये अल्फा एंगल बना रही है, तो ये एंगल कितना हो गया अपने आप 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा हुआ, ये एंगल क्या हो गया बेटा अपने आप अल्फा हो गया। क्या इस एंगल को क्या लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो क्या? तो ये भी अल्फा और ऊपर वाला भी अल्फा, टोटल मिला के एंगल कितना हो गया आपका 2 अल्फा। 2 अल्फा यहां डालोगे आंसर आएगा क्या? तो हमेशा तरीका यही है बेटा, कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड है। यहां भी क्या लगा रहे हैं, यूनिटरी मेथड। हम बोल रहे हैं टोटल 2 पाई एंगल ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी, तो थीटा एंगल ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टी बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई थीटा। हमारे पास हमारा आंसर निकल के चला आएगा। लास्ट वाला आप खुद से सॉल्व करके देखना, पैकेज में आपका क्वेश्चन है, आंसर वहां से आप मैच कराना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा ये जो पॉइंट है इसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट और आपको बताने की जरूरत है। वो क्या है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा है, वो चार्ज पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ना मूव कर रहा हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, क्या हो, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तो वहां पे दोनों फोर्सेस लगेंगी ना, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लगेगा, दोनों फोर्सेस लगेंगी। इन दोनों को कंबाइंड वे में हम लोग पढ़ते हैं और उसे नाम क्या देते हैं बेटा, लॉरेंज फोर्स का। क्या नाम देते हैं, लॉरेंज फोर्स का। और ये लॉरेंज फोर्स को हम निकालते कैसे हैं, हम लिखते हैं हमारा जो एफ नेट होगा, दिस एफ नेट इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिख सकते हो क्या? क्या ये जो बी है हमारे पास एफ बी, ये आप अभी क्यू वी क्रॉस बी निकाल चुके हो, बोलो। क्या एफ ई हम लोग क्यू इंटू ई के बराबर जानते हैं क्या, जानते हैं। तो इन दोनों को जब आप सम करोगे तो आपके पास आपका आंसर निकल के चला आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और सिखा दूं। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा जिसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। मतलब क्या होता है, हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को लेते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को जो कि हमारा m मास का है, हम किसी v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड है वो मुझे दी हुई है, वो कैसी है, इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा, इनवर्ड है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो मुझे दिया गया है नीचे की तरफ, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी इसे प्रोवाइड की जाए जिससे हमारा चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन सीधे सीधे आगे की ओर बढ़ता चला जाए, कहीं उसमें डेविएशन ना हो। तो डेविएशन क्यों हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तब भी करा सकता है डेविएट, मैग्नेटिक फील्ड भी डेविएट करा सकता है ना। देखो अगर नो डेविएशन का केस आपसे कोई पूछता है तो आपसे कुछ आंसर्स आपके दिमाग में होने चाहिए जो चलना शुरू हो जाए। पहला, कोई डेविएशन हुआ नहीं, पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चलती रही, मतलब क्या है, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, सीधी जा रही है, चलती चली गई, मतलब एफ ई भी जीरो है और एफ एम या एफ बी जो बोलो वो भी क्या है, जीरो है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा अगर सिर्फ अनडेविएटेड पूछ रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एफ ई जीरो ना हो, एफ ई जीरो ना हो, एफ बी क्या हो, जीरो हो, और आराम से पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी हो सकता है बढ़ रही होगी या क्या हो रही होगी, घट रही होगी। तीसरा केस जो हम लोग देखने जा रहे हैं, हमारा नेट फोर्स जीरो है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एफ ई और एफ एम ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हो। इस केस को देखो आप, V आगे की ओर जा रहा है, B अंदर है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या ऊपर की ओर लग रहा होगा, पार्टिकल पे ऊपर की ओर FM लग रहा होगा क्या, और इसको क्या आप QVB कह सकते हो। दूसरा, अगर मैं इस E की बात करूं तो क्या चार्ज पार्टिकल पे फील्ड नीचे की ओर है, तो मैं यहाँ पे अगर FE की बात करूं तो क्या FE नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा, ऐसा आप कह सकते हो। मींस एक फोर्स ऊपर, दूसरा फोर्स नीचे, दोनों में से अगर कोई डोमिनेटिंग हुआ तो अपने डायरेक्शन में क्या कराएगा, डेविएशन करा लेगा, लेकिन अगर दोनों बराबर हुए तो सेम वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और ऐसे केस में हमारा QVB जो होगा ये किसके बराबर होगा, QE के। Q से Q को हटाओगे और V की वैल्यू क्या लिखोगे आप, E डिवाइडेड बाई B, और यही आपके उस वेलोसिटी सेलेक्टर की वेलोसिटी होगी। वहां पे जिस भी चार्ज पार्टिकल को आप इस वेलोसिटी से भेजोगे वो चार्ज पार्टिकल कभी भी डेविएट नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सभी को क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहां से
हमारा एक सवाल है, उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन से दो कॉन्सेप्ट्स? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण लगने वाले फोर्सेस को हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और उससे इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। हमें बोला गया है कि एक प्रोटॉन है जिसको हमने रेस्ट से रिलीज किया है। मान लो ये हमारे पास एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। हमने इसको क्या किया? रेस्ट से रिलीज किया। रेस्ट से जब आप इसको रिलीज करोगे तो क्या इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा? से यस और नो, कर रहा होगा क्या? जब वेलोसिटी है ही नहीं तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। आपने जस्ट छोड़ा है तो इसके ऊपर लग कौन सा फोर्स रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो यहाँ पे हमें बोला गया कि इट स्टार्ट्स एक्सेलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट। मैं इसे अगर नॉर्थ मानता हूं, ये साउथ है, ये क्या है? ईस्ट है, और ये क्या है हमारे पास? वेस्ट है। कह सकते हो ना? चार्ज पार्टिकल किधर मूव करना स्टार्ट किया बेटा? वेस्ट की तरफ। प्रोटॉन था मेरा, पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब फील्ड भी किधर रहा होगा? क्या इसी डायरेक्शन में रहा होगा? से यस और नो, रहा होगा ऐसा? मैं यहाँ पे अब आसानी से लिखता हूँ, हमारा एफ ई जो यहाँ पे होगा इट विल बी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। ऐसे इन्होंने चार्ज को हर जगह पे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर दिया है, मैं भी उसी से करता हूँ। ई इंटू कैपिटल ई, इसे मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई इंटू ई। सो फ्रॉम हियर यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई ई। और ये किस डायरेक्शन में है बेटा? टूवर्ड्स वेस्ट है। क्या टफ था पहला पॉइंट कंसीडर करना? अब आगे क्या हुआ? अब मुझे बोला गया कि अब हमने एक स्पीड दे दी है उसको जो कि v नॉट के बराबर है। इट मूव्स विथ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 3a नॉट टूवर्ड्स वेस्ट। और ये जो आपने प्रोजेक्टेड स्पीड दी है ये किधर दी है बेटा? ये दी है आपने नॉर्थ में। ठीक है, तो अब यही सेम कंडीशन है आपका। चार्ज पार्टिकल है, आपने वेलोसिटी किधर दे दी? नॉर्थ में दे दी। और आपको बोला गया कि अब जो है हमारा एक्सेलरेशन कितने के बराबर हो गया है? 3a नॉट के बराबर। तो पहले वाला a नॉट तो किसके कारण आ रहा था? पहले वाला a नॉट किसके कारण था? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। बाकी अब किसके कारण रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, QVB के कारण। अग्री करते हो सभी? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा इसको E इंटू वी इंटू बी इज इक्वल टू मास इंटू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन। क्यों लिया है? 2 क्यों लिया? 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक तो किसके कारण था? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही था, बाकी ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण रहा होगा ना। तो बाकियों को मैंने किसके कारण कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? इट इज 2m इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई ई इंटू वी। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। मुझे फोर्स लगाना किधर है? लेफ्टवर्ड। हमारा वेलोसिटी किधर है? ऊपर की ओर। तो क्या अगर इनवर्ड फील्ड होगा तो V क्रॉस B क्या लेफ्टवर्ड मिलेगा मुझे? से यस और नो। तो V ऊपर B अंदर, तो V क्रॉस B लेफ्टवर्ड फोर्स लगने वाला है हमारा। मींस मैं यहाँ पे जो फील्ड लूंगा वो फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड होगा। मैं यहाँ पे इसको इनवर्ड कोट कर देता हूँ। कोई चॉइस मैच कर रहा है क्या हमारा? अपवर्ड या डाउनवर्ड बोला है? अच्छा, कोई बात नहीं है बेटा, हमारे लिए ये जो इनवर्ड है ये क्या है? डाउनवर्ड है एक तरीके से। और अगर ये ऊपर की ओर होता तो हम इसे क्या बोलते हैं? अपवर्ड बोल लेते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है क्या? यही है ना बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बता दिया। तो अब ऊपर और नीचे मैं अगर इसे ऐसे सरफेस में बोल रहा हूं तो इनवर्ड आउटवर्ड बोल रहा हूं, वो इसी को क्या बोल दे रहे हैं? अपवर्ड और डाउनवर्ड बोल दे रहे हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है? तो यहाँ पे हमारा जो फील्ड होना चाहिए वो किधर होना चाहिए बेटा? ये होना तो चाहिए था डाउनवर्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? डाउनवर्ड ही, अच्छा अपना भी तो डाउनवर्ड ही आ रहा है। सॉरी, माय बैड, अपना भी क्या आ रहा था? डाउनवर्ड ही आ रहा था। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? क्या अब हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं? हमारा आंसर यहाँ पे डी है। डी को हम लोग टिक कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? हाउ टू अप्रोच? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर के बारे में। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, छोटा मोटा जो हमारा डिस्कशन है वो मैं आपको आगे की ओर बढ़ाता हुआ ले चलता हूँ। मान लिया कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और उसके अंदर एक करंट कैरिंग वायर है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगता है FM,
इट इज इक्वल टू आई dl क्रॉस b के बराबर होता है। और मैं इसको क्या कर दे रहा हूं बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दे रहा हूं। IDL क्या था आपका, करंट एलिमेंट। जब आप उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, B से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास एक फोर्स निकल कर आता है जिसे आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हो। अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन साइन है ना, ये कुछ चीजें हमें इंडिकेट करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और कोई मुझे बोल रहा है कि ये सर्कुलर लूप मुझे गिवन है, इसका रेडियस r के बराबर है, करंट I फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकालो। तो मैं कभी भी यहाँ पे अब इंडिविजुअल पॉइंट्स पे फोर्स लगा के सबके डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा, मैं बात करूंगा इनिशियल पॉइंट की और फाइनल पॉइंट की। इन दोनों को मिलाकर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ये लाइन हो गई बेटा हमारे लिए। क्या इसकी लेंथ मैं 2r के बराबर मान सकता हूँ, से यस और नो। हमारा जो फोर्स होगा, जो Fm होगा, इट विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई 2r मल्टीप्लाइड बाई b। ये हमें हमारे आंसर तक पहुंचा देगा। तो याद क्या रखना है, यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे, नेट वेक्टर की बात करेंगे, जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक दूसरे से कंबाइन करने के बाद मिलेगी। इसी कारण से हम ऐसा कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और उसके अंदर एक लूप रखा हुआ हो, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है, क्योंकि अगर इस केस को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है लूप में। और अगर दोनों सेम है तो हमारा डीएल वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, और हमारा आंसर भी जीरो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एक और सवाल आता है बेटा, हमसे पूछा जाता है कि मान लो एक लूप हमें दे रखा है, इस लूप को हमने एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, B के इक्वल दे रखी है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस मुझे R दे रखा है। मुझसे बोलते हैं कि इस लूप में टेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। क्या पूछते हैं, लूप में टेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। तो पहला सवाल आता है टेंशन होगा क्यों। हमने तो बोला नेट फोर्स जीरो होगा, हमने बोला क्या जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। ऐसे तो फोर्स लगेगा ना हर पॉइंट पे। आप देखो तो क्या डीएल क्रॉस बी देखोगे तो हर पॉइंट पे ये टेंजेंशियल हर पॉइंट पे ये रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा क्या। ये देखो ये डीएल है, डीएल क्रॉस बी लग रहा होगा, डीएल क्रॉस बी लग रहा होगा। हर पॉइंट पे इस तरीके से आपका क्या लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। क्या ये इसे खींच के रखेगा, खींच के रखेगा तो टेंशन लग रहा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक सिखाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में लूप को तोड़ देते हैं दो पार्ट में। अगर मैं लूप को दो पार्ट में तोड़ देता, यहाँ बोलता है यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, मानने में कोई दिक्कत थी, से यस और नो। अभी आपने फोर्स भी निकाल के देखा है ना, नेट फोर्स कितना लग रहा था आधे वाले लूप पे, मैग्नेटिक फोर्स कितना था, इट इज इक्वल टू 2b इंटू आई इंटू आर, यही था ना। क्या ये 2t इज 2 को कैंसिल आउट कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2t इज इक्वल टू 2BIR, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इंटू आई इंटू आर के बराबर। क्या ये भी मुश्किल है, मुश्किल है नहीं। तो इसे याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी दिमाग में ये भी सेट रहना चाहिए। मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, ओके बेटा, यहां से और आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अब यहाँ पे किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। अगर अपने पास समय लास्ट में रहेगा तो एक और एस्पेक्ट बताऊंगा कि दो चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज की बीम मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो वैसे केस में मैग्नेटिक फोर्स या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होता है। दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, दो करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो डाइपोल के बारे में पॉइंट बहुत इजी है। ये लिया लूप, बताओ मैं किस डायरेक्शन में अपने हाथ को घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आपको जो दिख रहा है वही बोलना, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मैं लेकिन क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो जो चीज मुझे क्लॉकवाइज दिखती है वो आपको क्या दिख रही है, मींस अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस को, क्लॉकवाइज को क्या मान लूं, क्लॉकवाइज को मैं एस पोल मान लूं किसी मैग्नेट का, और एंटी क्लॉकवाइज को नॉर्थ पोल मान लूं किसी मैग्नेट का,
तो जो मेरे लिए S है वो आपके लिए क्या है, N है, ऐसा कह सकते हो। जो मेरे लिए S है, जो मेरे लिए क्लॉकवाइज है, वो आपके लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है, दो पोल, साउथ और नॉर्थ पोल, यही होते हैं ना। तो मैं यहाँ पे अगर किसी लूप की बात करूं तो लूप भी साउथ और नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम लोग किसी भी करंट कैरिंग लूप को क्या मान लेते हैं, एक डाइपोल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अब हमने जो कन्वेंशंस अभी फिक्स की हैं उसको मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। हमने मान लिया बेटा कि अगर कहीं क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे केस में हम इसे क्या मानते हैं, साउथ पोल, और कहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं बेटा नॉर्थ पोल। क्या ऐसा मानने में कोई परेशानी किसी को, नहीं। तो हमारा लूप जो है एक डाइपोल है। अगर डाइपोल है तो डाइपोल से जुड़ा हुआ जितना भी काम हमने कहाँ किया था, हमने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था, वो सारी चीजें यहाँ भी आ जाती हैं। हम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m को लिखना चाहें तो m को क्या लिख सकते हैं, वहां क्या लिखा था बेटा, वहां लिखा था हमने चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं बेटा I मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और एरिया के आगे क्या लगा दिया है, वेक्टर साइन, मतलब हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं, एरिया के डायरेक्शन को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर जैसे सर्कल है ये, तो सर्कल के केस में क्या ये I इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता, से यस और नो, आराम से आंसर आ सकते थे हमारे। क्या इसे समझने में कोई परेशानी है। दूसरे पार्ट पे आते हैं बेटा, अगर मैं इसी को लूप इन यूनिफॉर्म बी की बात कर दूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर दूं, तो क्या होगा, जैसे वहां पे हमारे वहां पे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो डाइपोल था उसके ऊपर क्या टॉर्क लगना स्टार्ट हुआ था, कपल एक्ट कर रहा था, क्या वहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन किया था, वो सारे के सारे फॉर्मूले बेटा यहाँ भी आपके एज इट इज वैलिड है। आप लिखते हो आपका जो कपल होगा वहां P क्रॉस E के बराबर होगा, यहाँ P को हमने किससे चेंज कर दिया, M से, E को किससे चेंज कर दिया, B से, हमारे पास हमारा कपल आ जाएगा। इसकी अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं ये MB के इक्वल होगा, और टाउ हमारा जीरो कब होता है बेटा, एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, यहां भी ये दोनों कंडीशंस हमारे वैलिड होंगे। जहां जीरो होता है यहां पे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिला होगा, 0 डिग्री पे कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर मैं यहीं पे बात करता हूं 180 डिग्री पे, यहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम मिलेगा, इट इज एक्चुअली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या इतनी बातें और क्लियर हैं आपको। दूसरा पॉइंट बेटा, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा यहाँ पे माइनस ऑफ m डॉट बी, याद रख सकते हो। u की मिनिमम वैल्यू क्या, u की मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ mb, और u की मैक्सिमम वैल्यू क्या, mb, और ये दोनों एंगल्स पे कब मिलेंगी, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। तो जस्ट रिपीटिशन दिख रहा है क्या, ये एकदम बिल्कुल जो सेम वहां पढ़ा था एज इट इज, क्या यहाँ पे हमने उतार दिया है, से यस और नो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो है ना, मैं कल एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था गैल्वेनोमीटर का, मैं आपको कल एक कॉन्सेप्ट क्या बता रहा था, गैल्वेनोमीटर का। तो मैं यहाँ पे उस गैल्वेनोमीटर वाले पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। गैल्वेनोमीटर में मैंने क्या बोला था कि एक कोर है और कोर के चारों तरफ हमने क्या किए हैं, लूप लगाए हैं। तो वो जो लूप है हमारा, क्या वो सबके सब मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, और मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो क्या उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, जो टॉर्क कितने के बराबर होगा, m क्रॉस b के। m को क्या आप IA लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर की बात कर दूं, मैं यहाँ किसकी बात करूं, अगर मैं अगर आपसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की बात करूं, तो गैल्वेनोमीटर के लिए टॉर्क की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, m इंटू बी के बराबर होगी। कहने में कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट पार्ट में मैं m को क्या लिखता, I मल्टीप्लाइड बाई n इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई बी से रिप्रेजेंट कर सकता था क्या, से यस और नो, कर सकते थे क्या, कैसे कर सकते थे बेटा, I हो गया करंट, A हो गया एरिया, और मान लो नंबर ऑफ लूप्स n थे तो सबका एरिया लेना पड़ेगा ना।
तो यहाँ पे n से मैंने किसको रिप्रेजेंट किया? इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ लूप्स। I क्या था हमारे पास? करंट। A क्या था आपके पास? एरिया। A क्या है? एक लूप का एरिया। यहां से हमारे पास आ गया टाउ का वैल्यू। और हमने जो है ट्विस्ट के बारे में एक टर्म डिफाइन किया था, ट्विस्ट पढ़ा था कि ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट को अगर हम लोग पढ़ें तो टॉर्क अगर हम किसी भी बॉडी पे लगाते हैं और उसमें कोई ट्विस्ट आता है तो टाउ की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं हम लोग c मल्टीप्लाइड बाई फाई, जहां पे फाई क्या है हमारा? इट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। इसको हम लोग लिखते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। और ये जो c होता है इसको आप क्या नाम देते हो? इट इज नोन एज टॉर्सनल कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका? टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। अब ये टाउ जो है क्या b इंटू आई इंटू एन इंटू ए के बराबर होना चाहिए क्या? आप बताओ, यहां से एक रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ क्या? I इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई बी एन ए मल्टीप्लाइड बाई फाई। क्या ऐसा लिख सकते हो? हमने क्या पढ़ा था कि करंट चेंज करोगे एंगल बदलता है ना? करंट और एंगल का रिलेशन एस्टैब्लिश किया, यही हमारा गैल्वेनोमीटर का बेटा बेसिक प्रिंसिपल है। यहां अगर मैं इस C डिवाइडेड बाई बी एन ए को देखूं, इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? नहीं है? क्लियर है या नहीं है? है। आगे की बात एक कर लेते हैं बेटा। यहां से हमसे दो सवाल पूछे जाते हैं, एक होता है करंट सेंसिटिविटी का, दूसरा सवाल होता है हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी का। ये दोनों हैं क्या? अगर मैं इन सेंसिटिविटी की बात करूं तो ये है क्या? आप 1 एम्पियर करंट चेंज करो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाई में जितना चेंज निकल कर आएगा उसको आप क्या बोलोगे? सेंसिटिविटी। तो मैं यहां पे अगर आई एस से रिप्रेजेंट करूं इसे, मैं इसे किससे रिप्रेजेंट करूं बेटा? अगर मैं इसको आई एस से रिप्रेजेंट करूं, आई एस से मैं करंट सेंसिटिविटी की बात करूं, तो करंट सेंसिटिविटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आई एस इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई आई। क्या लिखने में कोई दिक्कत है? से यस और नो। यहां से फाई बाई आई को आप क्या लिख लोगे? क्या ये बी एन ए बाई सी है? ऐसे इससे हमारा कोई मतलब यहां पे है नहीं। मैं इस फाई और आई पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, ठीक है ना? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। करंट सेंसिटिविटी निकालना हो तो क्या है? फाई बाई आई। यही एक टर्म मैंने अभी क्या बोला? वोल्टेज सेंसिटिविटी। देख लेना, ये भी नीट में आया हुआ सवाल है बेटा। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पे पूछा गया था, ठीक है? आप बताओ बेटा, I को क्या आप V बाई आर लिखते हो? V को क्या आप I इंटू आर लिखते हो? वही काम यहां कर रहे हैं। मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखनी होती तो मैं बोलता कि अगर हम यूनिट वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाई में जो चेंज आ रहा है वही क्या है? हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी है। और V होता क्या है? V होता है हमारा I इंटू आर। देखो तो ये पूरा का पूरा क्या आपके पास करंट सेंसिटिविटी दिखाई दे रहा है? तो आपका आंसर क्या हो गया? Vs इज इक्वल टू आई एस डिवाइडेड बाई आर। आप बोलो V इज इक्वल टू ऐसे क्या होता था? आई आर। लेकिन जब हम सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आ रहा है? Vs इज इक्वल टू आई एस डिवाइडेड बाई आर। 99% बच्चों ने Vs इज इक्वल टू आई एस इंटू आर टिक किया था, उसी पे सॉल्व करने में लगे रह गए थे क्वेश्चन को और गलत आंसर तक पहुंचे थे, ठीक है ना? हम ये गलती नहीं करेंगे। हमें ध्यान रखना है Vs क्या होगा? आई एस डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों? क्लियर है? सेंसिटिविटी प्लीज इसे ध्यान रखना, हमेशा इसे प्रोबेबिलिटी होती है सवाल आ जाने की। जो भी ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा चीज होता है ना, वो हमेशा आपके लिए क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अच्छा, नहीं बेटा अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे के पॉइंट पे आते हैं। मैंने अभी आपसे 2-3 बातें बोली थी। पहले अभी आपको मैं मैग्नेटिक मोमेंट ही सिखा रहा था, मोमेंट का ही एक एप्लीकेशन अभी आपने यहां देखा। एक हम पढ़ते हैं बेटा जिसे बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या कहते हैं? गायरो मैग्नेटिक रेशियो। हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं और इन दोनों के रेशियो के बारे में बात करते हैं। जैसे एक एक एग्जाम्पल लेके मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ही है बेटा ये, एक तरीके से हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है और इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में हम घुमा रहे हैं। मास इसका m मान लेते हैं और ये जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इसका रेडियस क्या है? r है।
आपको बताना है फाइंड रेशियो ऑफ m एंड l। m यहां पे क्या है बेटा आपका? m इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक मोमेंट एंड l इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? l इज रिप्रेजेंटिंग एंगुलर मोमेंटम। यहां हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा? इसको एंगुलर मोमेंटम। अब बताओ कैसे सॉल्व होगा ये? अगर मैं अब इसे सॉल्व करना चाहूं तो आपसे मेरा पहला सवाल, क्या आपको मैंने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होने वाले करंट की वैल्यू को बताया है? करंट सिखाया है? क्या सिखाया है बेटा? I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई टी, ई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई वी। चलो यहाँ v भी मान लेते हैं, है ना, नहीं तो दिक्कत होगी। तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर लेता तो क्या ये e इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर होता क्या? से यस और नो? करंट पता है, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आ जाएगा? क्या इसको I इंटू ए नहीं लिख पाओगे? तो I आपके पास हो गया बेटा E इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और मल्टीप्लाई किससे किया? इसे A से। A को आप चाहो तो लिख सकते हो पाई इंटू आर स्क्वायर। एक R को कैंसिल किया, एक पाई को कैंसिल किया, वैल्यू आ गई मेरे पास E इंटू वी इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। क्या ये क्लियर है? मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला, क्लियर है? अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा है मेरा L। L क्या मेरा एम आर स्क्वायर होना चाहिए? L क्या होना चाहिए? एम आर स्क्वायर तो सिर्फ I होगा ना, L होगा I ओमेगा। I क्या है? एम आर स्क्वायर, और ओमेगा के जगह पे क्या लिख लोगे? V बाई आर लिख लोगे क्या? तो मैं यहाँ पे L को लिखता हूँ बेटा एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V बाई आर, R से R को कैंसिल कर दिया, वैल्यू बन गई मेरे पास MVR। अब बताओ तो बेटा, अगर मैं M बाई L का रेशियो देखूं तो न्यूमरेटर में EVR बाई 2 और डिनोमिनेटर में MVR है क्या मेरे पास? VR से VR को कैंसिल किया, आंसर आया E डिवाइडेड बाई 2M। क्या आंसर आया? E बाई 2M। और इसी रेशियो को आप क्या नाम देते हो? दिस रेशियो इज नथिंग बट गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और ये रेशियो इतना काम आता है, मैंने अभी क्या लिया था? एक चार्ज को गोल गोल घुमाया था, इसकी जगह एक करंट, यहीं पे क्या होता है, एक रिंग होता, और उस रिंग को मैं यूनिफॉर्मली चार्ज कर देता और उसे घुमाता। मैं यहीं पे एक हॉलो स्फीयर ले लेता, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर देता, उसको घुमाता। मैं इसी की जगह पर डिस्क ले लेता, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज करता, उसे घुमाता। इन सभी केसेस में ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता? सेम होता। तो अगर आपसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा? आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डिस्क, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिंग, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ हॉलो स्फीयर, एंड मेंशन क्या है? दैट स्फीयर या रिंग या डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक मोमेंट। आप हमेशा इसे फॉलो करना। एल क्या उन सबके लिए आप जानते हो? जानते हो ना? डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, रिंग है तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, अगर हॉलो स्फीयर है तो 2 बाई 3 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्या हम सीधे सीधे एल की वैल्यू डालकर एम को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो ये हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? टाइम भी हो गया क्या? ओके, कोई नहीं, बस एक फॉर्मूला लिखा दूं मैं, बस एक फॉर्मूला, ज्यादा नहीं, एक फॉर्मूला। हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं बेटा, अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर्स हों और इन दोनों के कारण हमें क्या करना है बेटा? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लिख के बताना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। मुझे इनके बीच में फोर्स लिख के बताना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करनी है। कैसे निकालोगे? एक के कारण फील्ड लिखोगे और दूसरे का ILB वाला फॉर्मूला यूज करोगे। करोगे ना? आपके पास आंसर आएगा क्या? तो आपका जो यहाँ पे DF बाई DL आता है बेटा, ये कितना आता है? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। लिख सकते हो 4 पाई होगा या 2 पाई होगा? 2 पाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट वायर मान रहे हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई I1 I2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। याद रख सकते हो? और यहीं पे अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हों, एक Q1 से मूव, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है,
एक किससे मूव कर रहा है, v1 से, दूसरा मूव कर रहा है v2 से, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में जो हमारा फॉर्मूला आता है, आप यहां पे भी लिखते हो बेटा Fm इज इक्वल टू QVB, है ना। मान लो मैं दूसरे चार्ज पे फोर्स लिखना चाहता हूं, तो मैं लिखता Q2 इंटू V2, और फील्ड कितना था, आज शुरुआत में ही क्लास में सिखाया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू Q1 मल्टीप्लाइड बाई V1 बाई R स्क्वायर। क्या अभी आज सिखाया था, शुरू में बायोट सैवर्ट लॉ में सिखाया था ना, कि बायोट सैवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन ये भी आप मान सकते हो। दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू Q1 V1 Q2 V2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और इससे आपका आंसर आएगा। क्लियर है। इन दोनों को इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन वाले करंट हैं तो क्या होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सेम डायरेक्शन में मूव करने की इनकी टेंडेंसी है, तो दोनों क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो क्या होते, रिपेल कर रहे होते। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग सकता है ना, मैग्नेटिक भी लग सकता है ना, लग सकता है। लेकिन अगर आपसे किसी ने बोला है सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रही हैं, तो वैसे केस में क्या होगा, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। लेकिन जब बीम की बात होगी कि दोनों बीम मूव कर रहे हैं, तो वैसे में आप किसको कंसीडर करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी कंसीडर करोगे। तो यहीं पे बेटा आज की कक्षा को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखो मैंने कोशिश की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो टच करें, और ज़्यादातर जो भी थियरी वाली थी, जितनी भी बातें थी वो हमने कर दी, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। आज मैं क्वेश्चंस कम ले पाया, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने थोड़े कम लिए, है ना। अभी आगे भी ऐसा ही होगा। रीज़न ये है कि अब थोड़ा कॉन्साइज्ड वे में चलना है हमें, और 11th के रेस्पेक्टिव 12th में थियरी वाला पोर्शन वेरिएशन ज़्यादा है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो फॉर्मूला अगर सीखा हुआ होगा, क्वेश्चन हम आराम से फिर कर पाएंगे, ठीक है। चलो फिर तो यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।